हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम एस्टेट टीजीटी साइंस का 2020 के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या अपना बिल्कुल डायरेक्ट एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी नेचर कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है। तो ये जो फिनोमेना है आप किसकी सहायता से प्रूव कर सकते हैं। तो अपने को नीचे चार ऑप्शंस दिए गए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसवर्स नेचर है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब ये जो फिनोमेना आप किसकी सहायता से प्रूव कर सकते हैं। तो अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले आप इनको थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना है जिसमें क्या आएगी, लाइट आएगी, एक सरफेस के ऊपर फॉल करेगी और क्या हो जाएगी, वापिस मुड़ जाएगी। तो उसको बोलेंगे आप रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की डेफिनेशन अपन ने यहाँ लिखी भी हुई है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी अपने पास क्या है, वेव है, उसकी जो वाइब्रेशन है आप उनको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में अपनी वेव है मोशन कर रही है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो हो गई अपनी पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस क्या होती है, इंटरफेरेंस के अंदर अपने पास क्या होंगे, दो वेव होंगी। अपन दोनों वेव्स को क्या करेंगे, सुपरइम्पोज करेंगे, जिसके रिजल्ट में अपने को क्या मिलेगी, एक नई वेव मिलेगी। और वो वेव है उसका वेव एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जो अपना इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या है, डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल। तो वो क्या हो जाएगी, अपनी डाइफ्रैक्शन हो जाएगी। तो अब ये जो चार ऑप्शन है इसके अंदर जो ट्रांसवर्स नेचर है वो पोलराइजेशन के द्वारा प्रूव की जा सकती है, क्योंकि जो ट्रांसवर्स नेचर है सिर्फ वही पोलराइजेशन को शो करेंगी। अपने पास क्या है, अगर कोई भी वेव है जो क्या लॉन्गिट्यूडिनल है, क्या लॉन्गिट्यूडिनल है, तो वो वेव क्या करेगी, पोलराइजेशन की फिनोमेना को शो नहीं करेगी। तो क्वेश्चन था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर में ये फिनोमेना अपन पोलराइजेशन की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। The horizontal range of a projectile is 4√3 टाइम of its maximum height। यानी कि हमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है एक हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में और मैक्सिमम हाइट के बीच में। इसने पूछा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछा है। तो सोल्व करते हैं इसको। तो हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, R = u² sin 2θ अपॉन में जी, ये रहता है अपना हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। नेक्स्ट दिया अपने को मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला रहता है h = u² sin square θ, यहाँ तक नीचे 2g। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसने दे रखा है R = 4√3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u² sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ। 2 आगे लिखा 2 sin θ cos θ डिवाइड बाय में क्या है यहाँ g इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 4√3 टाइम्स है। तो 4√3 टाइम्स आगे क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो फॉर्मूला, यानी कि u² sin θ डिवाइड बाय में 2g। सोल्व आउट कीजिए इसको। पहले इस 2 से क्या कैंसिल आउट किया, ये क्या गया अपने पास 2, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या है u² से u² कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, sin θ से एक ये गया। तो यहाँ अपने पास क्या बचा, cos θ डिवाइड बाय में sin θ √3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट θ √3। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से θ कोट इनवर्स √3, जो कि हो जाएगा अपना थीटा क्या हो जाएगा, θ = 30 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन थर्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जिसके अंदर में क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का। क्वेश्चन रीड कीजिए, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपने 3 सेंटीमीटर। पूछा गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता है a इज ओमेगा स्क्वायर इनटू में y। इसको d है, ये जो डिस्टेंस अपन ले रखे ना इसको अपन इसके अंदर y से डिनोट कर रखा है। तो अपने पास क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला अपन ले लेंगे टाइम की टर्म्स में। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय में t। ओके, अब फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए। तो अपने पास क्या ये फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन क्या अपने पास है 12 इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा की जगह रखा 2 पाई डिवाइड बाय में t पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स इनटू में y, y क्या है अपना d यानी कि 3 सेंटीमीटर। फिर इसको सोल्व आउट करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से 3 एकम 3, 3 से क्या कट जाएगा 4 पर कट जाएगा। तो यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय में t। इसको फर्दर सोल्व आउट किया, t इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आ जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू पाई सेकेंड। पाई सेकेंड बोलो या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, t इज इक्वल्स टू 3.14 सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय में t होता है, ये पता होना चाहिए। फिर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको रीड करना है और एक वर्ड इसमें है कैप्चर करना है। अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। यानी कि अपने पास क्या साउंड का एक सोर्स है जिसको हमने क्या रखा है, पानी के अंदर रखा है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड एंड इन एयर इट इज 300 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर इन एयर इज। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एक ऑब्जर्वर ने एयर के अंदर रिकॉर्ड की है वो हमें बतानी है। पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी को हमसे पूछा है। तो हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी वो किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सोर्स पर डिपेंड करेगी, नहीं कि अपना जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सोर्स पर डिपेंड करेगी। और सोर्स क्या अपना इसके अंदर सेम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वही जो सोच रहे हो 600 हर्ट्ज। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 600 हर्ट्ज। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, the time period of a simple pendulum on a planet is 5 second and the effective length is 5 meter। यानी कि टाइम पीरियड हमें दे रखा है एक पेंडुलम का t is equals to 5 सेकेंड एंड इसकी जो लेंथ है L इफेक्टिव वो दे रखी है 5 मीटर। हाउ लॉन्ग शुड इट बी मेड टू मेक 20 oscillations in 30 सेकेंड। यानी कि इसकी लेंथ, यानी कि एक कंडीशन इधर की तो इसको अपन ले लेते हैं T1 एंड इसको L1। दूसरी कंडीशन के अंदर इसने क्या दे रखा है, इसकी लेंथ हमसे पूछी यानी कि L2 हमसे पूछी है और इसका टाइम पीरियड दे रखा है 20 oscillations in 30 सेकेंड। तो यहाँ से हम T2 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो T2 क्या आ जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड इन सेकेंड कंडीशन वो हो जाएगा 30 सेकेंड्स में कितने oscillations है, 20 oscillations है। इतना क्या आ जाएगा इसका टाइम पीरियड, ऊपर क्या आ जाएगा इस सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी, T2 इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड आ जाएगी। अब हमें पता है जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का वो रहता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाय में g। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये वाली T1 L1, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस डेटा से हम g की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो t कितना है 5 सेकेंड, यहाँ 2 पाई, लेंथ कितनी है 5 मीटर डिवाइड बाय में g, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर किया, इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और इधर आएगा 5 डिवाइड बाय में g। इसको एक बार ऊपर स्क्रॉल कर लेते तो यहाँ से क्या आएगा 5 एकम 5, 5 से कहाँ गया, इधर आ गई है। तो ये हो जाएगा g की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय में 5। ये क्या आ गई अपनी g की वैल्यू आ गई।
अब हमें निकालना क्या है, सेकंड कंडीशन के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करनी है, लेंथ को कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करनी है, L2 कैलकुलेट करनी है। और T2 हमें कितना दे रखा है, 1.5 सेकेंड। फॉर्मूला यूज करेंगे, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट L2 डिवाइड बाई में G। तो T2 आ जाएगा अपना 1.5, 2 पाई, L की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर रखेंगे L2, G की वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 पाई स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा अपना 5। तो इसको फर्दर सोल्व आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 1.5, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए। इधर 4 पाई स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 5L2 डिवाइड बाय में 4 पाई स्क्वायर, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कट करते हैं, 4 पाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास है 5L2 इज इक्वल टू 1.5, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इसकी L2 की वैल्यू आ जाएगी 0.45 मीटर, जो कि हो जाएगा अपना ऑप्शन थर्ड। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना था, L2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो आगे अपनी 0.45 मीटर। अब नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन देखिए, बिल्कुल ही डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड कीजिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर वायर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी हमसे पूछा है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो, ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस वो क्या होती है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए। यहाँ से हम बताते हैं रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन हमसे पूछा क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर अपनी डिपेंड नहीं करती, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वायर, इन दोनों चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगी। यानी कि किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। इस अकॉर्डिंग 124th क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर आर, यानी कि प्लेन मिरर दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन हमसे पूछा गया। तो फोकल लेंथ क्या होगी प्लेन मिरर की, वो होगी अपनी इन्फिनिटी। ओके, मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेगी, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या देगा 1। तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी, मैग्निफिकेशन 1, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, हाउ फार बिलो द अर्थ लेवल विल द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उसका हाफ अर्थ के इनसाइड कितनी डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो हमें पता है जो जी डैश यानी कि चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस में डी अपॉन में आर, यानी कि अपने पास क्या है, अर्थ है, जैसे हम क्या करेंगे अर्थ के इनसाइड जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, चेंज होगा। तो किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो अपना जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, अब देखो हमें क्या पूछा है, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये देखा, यानी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, जी डैश क्या दे रखा है, जी बाई 2 हो जाएगा, ये कितना अपना जी 1 माइनस में डी, यानी कि कितनी डिस्टेंस पर होगा, आर, अपनी रेडियस ऑफ अर्थ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ क्या देगा 1 माइनस में डी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय में 2। इसको फिर से सोल्व आउट करेंगे तो ये क्या देगा, डी बाई आर को उधर लेके जाएंगे तो डी बाई आर इज इक्वल टू 1 बाय में 2। तो यहाँ से क्या पूछा, डी इक्वल्स टू हो जाएगा आर बाय में 2। रेडियस ऑफ अर्थ इसको अपन इधर लिख देते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस जहां पर ये हाफ हो जाएगा वो डी हो जाएगी 3200 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नहीं ऑप्शन सेकेंड, 3200 किलोमीटर। ओके, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें इस फॉर्मूला को याद रखना है। ओके, यानी कि 3200 किलोमीटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट वन देखिए, इसे प्रॉब्लम हो गया, ये देखिए जस्ट
सेकेंड, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। A convex lens of focal length 8 cm is kept in contact with a concave lens of focal length 10 cm। यानी कि अपने पास क्या एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या 8 सेंटीमीटर है, उसको अपन ने कॉन्टेक्ट में रखा है एक कॉन्केव लेंस के जिसकी फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों को कंबाइन करने के बाद फोकल लेंथ क्या होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को ले लेते हैं f1 जो कि क्या अपनी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दे रखा है कॉन्केव लेंस, इसकी फोकल लेंथ को ले लेते हैं f2 जो कि होगी अपनी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको अपन नेगेटिव के अंदर लेते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कॉम्बिनेशन के अंदर इसने हमसे क्या पूछिए फोकल लेंथ पूछिए, ये हमसे पावर भी पूछ सकता है कॉम्बिनेशन के अंदर एंड मैग्निफिकेशन भी पूछ सकता है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम देखें, यानी कि अगर लेंस का क्या है कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन के अंदर पावर क्या होती है अपनी डायरेक्टली ऐड हो जाती है। पावर इज इक्वल टू P1 प्लस में P2। पावर क्या होती है अपने 1 बाय में फोकल लेंथ होती है, तो यहाँ से अगर हम फोकल लेंथ को देखें तो 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय में f1 प्लस में 1 बाय में f2 हो जाएगी। अगर हमसे मैग्निफिकेशन का पूछता है तो मैग्निफिकेशन कॉम्बिनेशन में क्या होगा m इज इक्वल टू m1 क्रॉस में m2। यहाँ पर अपन क्या ले रखे हैं, दो लेंस ले रखे हैं, ठीक है। अगर ज्यादा होंगे तो अपन इसी अकॉर्डिंग इनको सोल्व आउट कर लेंगे, लेकिन हम अभी हमसे किसका पूछा है फोकल लेंथ का, तो 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय में 8 माइनस में क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में 10। सोल्व आउट करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1 डिवाइड बाय में f इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 40, तो 8 5 40 5 माइनस में 10 से कम 10 ही हो गया, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ 40 सेंटीमीटर, जो कि अपना ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है। 129th क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, जो कि बिल्कुल सिंपल एंड आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखिए, when light थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, when light is incident and metallic surface the kinetic energy of emitted photo electron depend upon। यानी कि अपन लाइट को क्या एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया, यानी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होगा अपना फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, वो डिपेंड करेगा कि अपन ने थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे ज्यादा अमाउंट की डाली है या नहीं डाली। तो इसमें अपना जो एनर्जी डाली है वो एच न्यू किसकी इक्वल होगी, वर्क फंक्शन की इक्वल, प्लस में बचेगी वो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से देख पा रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला याद करना है कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, दस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन देखिए, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेंज लाइज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर एनर्जी, ठीक है। तो लेंज लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कंजर्व। यानी कि आप दो तरह के कोलिजन पढ़ते हैं, एक क्या होगा अपना इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा होगा अपना इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन के क्या अंदर क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन के अंदर अपना जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन के अंदर अपना लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर अपना जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अपनी कंजर्व नहीं रहेगी। तो इसके अंदर अपना सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन देखिए, इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, टू स्प्रिंग्स दे रखे हैं A एंड B, उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशन दे रखा है KA इज इक्वल्स टू 2KB आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यानी कि जो फोर्स अपन ने अप्लाई किया है वो क्या इक्वल
मैग्नीट्यूड का फोर्स हमने अप्लाई किया है एट 4 एंड्स, यानी कि क्या होगा, जैसे क्या होगा, एक स्प्रिंग होगा तो इसका एक एंड, ये दूसरी का एंड, इसी तरह उसके भी 2 एंड हो जाएंगे। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, यानी कि जो ए स्प्रिंग है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो ई है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन बी हमें कैलकुलेट करनी है। तुम्हें पता है जो स्प्रिंग होता है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या हो जाएगा उसके अंदर, इलोंगेशन या कंप्रेशन हो जाएगा, कि के क्या हो जाएगा, अपना जो स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस का के इंटू में एक्स। इसमें नेगेटिव साइन क्या होता है, क्योंकि जो जैसे कि स्प्रिंग है, या तो अपन इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे ऐसे, या क्या कर देंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे। तो स्प्रिंग क्या चाहिए, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके ऊपर आना चाहिए, इसलिए क्या आएगा, इसके अंदर नेगेटिव साइन आता है। तो इसको फर्दर सोल्व आउट करते हैं। तो ई का फॉर्मूला अपने पास क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसी को अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ई को लिखते हैं अपन हाफ के से मल्टीप्लाई करते हैं, के से डिवाइड करते हैं, ऊपर हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 डिवाइड बाय 2 के एक्स किसके इक्वल, अपना फोर्स के इक्वल, तो ऊपर आ जाएगा अपना एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ई ए स्प्रिंग के लिए क्या होगा, ई ए होगा अपना एफ के अपना दोनों कंडीशन के अंदर सेम है, यानी कि इक्वल है, तो ऊपर आ जाएगा एफ, नीचे क्या आ जाएगा 2 स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा इसका, के ए, डिवाइड करेंगे ई बी से, ई बी, तो वो क्या हो जाएगा एफ डिवाइड बाय में 2 के बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपन इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं ई ए डिवाइड बाय में ई बी इज इक्वल्स टू एफ, और 2 क्या हो जाएगा अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपना के बी डिवाइड बाय में के ए। फिर इसको सोल्व आउट करेंगे तो ई ए डिवाइड बाय में ई बी, इसे क्या दे रखा है, इसके बीच रिलेशन दे रखा के ए इज इक्वल्स टू 2 के बी, इसमें दे रखा है के ए इज इक्वल्स टू 2 के बी, तो के ए की जगह क्या, के ए की जगह क्या रखेंगे, 2 के बी रख देंगे, तो 2 के बी। इसको फिर सोल्व आउट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ई ए को अपन ले रखा है ई, ये ई बी हमें कैलकुलेट करनी है, और इधर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में 2, तो ई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ई बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ई बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई, तो जो कि राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, एक बार ये देखिए क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था, स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में रिलेशन दे रखा था, तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज किया, फोर्स हमें पता है माइनस के एक्स के इक्वल होता है, फिर अपन इसको सोल्व आउट कर लिया और अपने पास राइट आंसर आया ई बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्रिकेट की बॉल है उसका मास कितना है, 150 ग्राम है, वो किस वेलोसिटी से मूव करिए, 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या अपने पास क्या है, बॉल है, इसको अपन ने क्या किया, थ्रो किया, इस तरफ क्या है, बैट है, तो शुरू में जब गई है इसकी वेलोसिटी क्या अपनी v इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, इज हिट बाय ए बैट सो दैट बॉल इज टर्न्ड बैक, यानी कि इस तरफ क्या अपने पास ये बैट है, इस तरफ अपन ने क्या किया, बॉल को थ्रो किया, तो इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड है। जब अपन इसको बैट से हिट किया तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या जा रही है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो इसको लेंगे अपन -20 मीटर पर सेकेंड। इफ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉल एंड बैट इज 0.01 सेकेंड, यानी कि टाइम क्या दे रखा हमें 0.01 सेकेंड। पूछा गया इम्पल्स ऑफ फोर्स हमसे पूछा है, तो हमें पता है जो इम्पल्स ऑफ फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ये होता अपना, हमें इम्पल्स ऑफ फोर्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m इंटू में जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है उन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी कितनी है 12, माइनस में दूसरी वेलोसिटी कितनी है -20, तो इसको फर्दर सोल्व आउट करते हैं। इम्पल्स हमें कैलकुलेट करना है, मास कितना है 150 ग्राम, ग्राम को किया किलोग्राम में, तो नीचे डाला 1000 और यहाँ आ गया ये 32, इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4.8 न्यूटन सेकेंड, जो कि अपना ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जिसमें हमें फॉर्मूला याद करना है, m इंटू में
v माइनस में माइनस का u, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या है, इस तरफ जा रही है, ये किसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अपन क्या करेंगे, माइनस में माइनस का u कर देंगे। ओके, तो राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to 5C, यानी कि अपने पास क्या है कि LCR सर्किट है, ठीक है। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस अपन उसके अंदर लगा रखी है। C की वैल्यू अपन इसको क्या कर दिया, 5C कर दिया। फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम L टू वैल्यू, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये अपनी क्या रहती है 1/2π√LC। ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये रहता है अपना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये क्या कह रहा है, भी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ओमेगा को क्या रखना, अपने को सेम रखना है, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, जो C है कैपेसिटेंस उसको 5C टाइम कर दिया। अगर अपन इस क्वांटिटी को क्या चाह रहे हैं, सेम चाह रहे हैं, तो C को अपन ने क्या कर दिया 5C कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप L को क्या कर देंगे, L/5 L/5 कर देंगे, तो आपकी अपनी ओमेगा की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट वन देखिए, A point charge Q is rotating along a circle in the electric field generated by another point charge Q, यानी क्या करें अपन ने, एक पॉइंट चार्ज Q है, उसको कहाँ पर मतलब रोटेट करवा रहे हैं, सर्कल के अंदर, जो मतलब किसकी वजह से रोटेट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है किसी दूसरे चार्ज Q की वजह से। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रोटेटिंग चार्ज ऑन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी किसने हमसे पूछा, क्या वर्क डन पूछा है। वर्क डन किसके इक्वल होगा, क्लोज पाथ में E.dl। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, सर्कुलर मोशन है, तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये E.dl cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बाकी में सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा है, सॉरी मोशन के अंदर भी पढ़ा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर अपना जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो उस टाइम उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो क्या होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन देखिए, A mass of 5 kg is moving along a circular path of radius 1 meter, यानी कि मास कितना अपने पास है 5 kg, रेडियस कितनी दे रखी है हमें 1 मीटर। इफ मास मूव्स विद 300 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि मास जो मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है कि 1 मिनट में 300 रिवोल्यूशन ले रहा है, यानी कि हम इसने हमें इसमें क्या बता रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या है 300 रिवोल्यूशन प्रति मिनट, यानी पर मिनट। तो ये क्या हो जाएगा अपना 300 डिवाइड बाय में मिनट को क्या सेकंड में, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, ये कट गया, तो 6×5 5 पर सेकंड क्या आ गई अपने पास, फ्रीक्वेंसी आ गई। पूछा क्या इसने, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, 12mv²। हमें पता है v की वैल्यू क्या रहेगी, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो v = r ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है अपने पास दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सॉरी ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है अपनी 2πf रहेगी, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या अपन ने कैलकुलेट कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो यहाँ हाफ m कितना अपना 5 kg, यहाँ पर क्या रखेंगे 2πf का स्क्वायर करेंगे, 2πf और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/2 इंटू में 5, यहाँ आ जाएगा ये 4π² और f का स्क्वायर करेंगे 5, यानी कि इस 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। तो उसको सोल्व आउट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25×5 125, 125 का डबल हो जाएगा 250π², ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन थर्ड। तो यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपना 12mv², v इक्वल्स क्या होता है अपना r ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स होता है 2πf, और इसके अंदर में क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी = 300 पर मिनट, तो यहाँ 60 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा अपना 145th क्वेश्चन है, राइट आंसर है 250π²। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, ग्रेविटेशन का है।
इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स 3 टाइम्स, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ अगर हम r ले रहे हैं उसको क्या कर देते हैं 3r कर देते हैं, देन व्हाट शुड बी द चेंज इन डेंसिटी, यानी कि जो डेंसिटी है उसके अंदर क्या चेंज आए, सो दैट वैल्यू ऑफ g डज नॉट चेंज, यानी कि जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है उसकी वैल्यू डज नॉट चेंज, यानी कि इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए। तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है उसका फॉर्मूला रहता है अपना g इक्वल्स टू gm अपॉन में r स्क्वायर, लेकिन इसने किसका जिक्र किया यहाँ पर, डेंसिटी का जिक्र कर रखा है। तो हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी रो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अर्थ क्या स्फेरिकल है तो यहाँ से क्या निकालेंगे, अर्थ के अपनी स्फेरिकल है तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने अर्थ क्या है स्फेरिकल शेप की है। तो यहाँ से क्या निकाले, मास की वैल्यू निकाले इस इक्वेशन से, तो मास की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई r क्यूब इंटू में आ जाएगी डेंसिटी, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में r स्क्वायर है, या इसमें वैल्यू पुट कीजिए g इज इक्वल्स टू जी एम की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू रखो इसके अंदर 4/3 पाई r क्यूब एंड रो, नीचे क्या अपना r स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए g क्या हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये जो कैपिटल G ये भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और इसने क्या बताया डेंसिटी के अंदर अपने से चेंज पूछा है, तो 4/3 g पाई, और यहाँ क्या बचेगा अपने पास r, और ये आ गया रो, ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब इसने क्या कहा है, अगर आप r को क्या कर रहे हैं 3r कर रहे हैं, तो अपना ये जो रो है इसके अंदर क्या चेंज करें कि जो अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहे। तो आप क्या कर देंगे, अगर आप इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे रो बाय में 3 कर देंगे, यानी इसका 3 गुना कर रहे हैं तो इसको 3 से भाग दे देंगे। तो उस केस में अपना जो g है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, डेंसिटी बिकम 1/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। ये अपना 148 क्वेश्चन था जिसमें अपने क्या किया है, जी की वैल्यू बता दी, कब सेम रहेगी, जब रो क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी रो बाय में 3, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार। द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज, यानी कि अपने पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 54 इंटू में 10⁻³ ओम दे रखी है। द परसेंटेज टॉलरेंस क्या है 5% है। व्हाट इज द कलर कोड सीक्वेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, तो इसकी कलर कोडिंग क्या होगी वो हमें बतानी है। अब देखिए क्या होता है अपने पास है कार्बन रेजिस्टेंस, just a second wait। ये क्या अपने पास एक कार्बन रजिस्टर है, तो इसकी क्या होती है कलर कोडिंग होती है। तो ये पहली स्ट्रिप हो गई, ये दूसरी स्ट्रिप हो गई, तीसरी स्ट्रिप और ये चौथी स्ट्रिप हो गई। तो इसे क्या निकालते हैं अपन फर्स्ट डिजिट, यानी कि अपने पास आई थिंक 54 दे रखा ना, 54 दे रखा है। तो क्या होगी फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट क्या हो जाएगी इससे हो जाएगी, वो क्या अपने 54, यहाँ से मल्टीप्लाई क्या है 10⁻³ दे रखा है। तो ये क्या अपने फर्स्ट स्ट्रिप का कलर दे दिया, दूसरी का, तीसरी का दे दिया। तो मतलब इसको याद करने का क्या रहता है अपना एक तरीका रहता है, जिसको आप कैसे याद कर सकते हैं, वो बी वाला तरीका है ना, वो वाला। तो अपने को पहला नंबर क्या दे रखा है 5, तो 5 पर अपना कौन सा कलर रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा। नेक्स्ट दे रखा हमें 4 पर अपना कौन सा रहता है, 4 पर रहेगा अपना येलो कलर। और इसने क्या दे रखा मल्टीप्लाई ले रखा है 10⁻3, तो 10⁻3 के लिए अपना रहेगा ऑरेंज कलर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना कलर रहेगा ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। तो ऑप्शन देखिए, और टॉलरेंस कितनी किसकी 5%, तो 5% टॉलरेंस है तो क्या होगा अपना ये गोल्ड हो जाएगा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ग्रीन येलो ऑरेंज, ग्रीन येलो ऑरेंज एंड गोल्डन बैंड हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका रहता है अपना बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इससे सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। तो सीक्वेंस आपको यहाँ दे रखी है, ये वाले आप याद कर लेना, ठीक है। ठीक है अपनी सीक्वेंस है।
ये क्या अपना ब्लैक, बी रोय ROY ऑफ ग्रेट जी ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। इससे आप इसको याद कर लेना। इस अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट वन देखिए, ये अपना आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड कीजिए, ए मेटेलिक रोड व्हेन प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस इटसेल्फ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द नेचर ऑफ मटेरियल इज। यानी कि अपन ने क्या लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, उसके अंदर अपन एक मटेरियल को रखा और उस मटेरियल ने क्या कर लिया, अपने आप को इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि ऐसे अलाइन कर लिया। तो ऐसा कौन सा मटेरियल हो सकता है जो यानी कि इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है? तो ये होगा अपना डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या होगा अपना, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो ये था अपना पेपर आज का 2020 का पेपर, जिसमें अपने लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए और जो कि मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले थ्योरी पढ़ सकते हो और फिर बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।